Hey guys and girls, welcome back to Java 3 Point. This is Alok Pandey, and today we are going to discuss about struts 2x. Actually, अभी तक बहुत मैंने मैसेजेस रिसीव किए इस बारे में कि मुझे प्लीज़ स्ट्रट्स एंड इसके स्प्रिंग के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करो। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हाइबरनेट के बारे में पढ़ा था एंड जावा, जेएसपी एंड इसके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम जो नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा स्ट्रट्स का। एंड स्ट्रट्स में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, यानी हर एक चीज़ देखने वाले हैं वन बाय वन करके। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं उसका एजेंडा कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज स्ट्रट्स, स्ट्रट्स होता क्या है, फिर एमवीसी क्या होता है, फिर स्ट्रट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जेएसपी एंड सर्वलेट का कि क्या प्रॉब्लम्स थे उसमें। फिर हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे स्ट्रट्स 2x के एंड स्ट्रट्स के। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग एक एक करके इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और हर एक लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। तब हमें इस तरह से आज का जो ये करंट लेक्चर है इसके बारे में बात करूँ कि मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रट्स एंड ये क्यों और कैसे और किसने और कब और कहाँ, ये सारी चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं। बेटर होगा किसी चीज़ को आप जब स्टार्ट करते हो पढ़ना, या कोई भी चीज़ हो, या पढ़ना हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ स्ट्रट्स। स्ट्रट्स बनाया किसने है और उसने क्यों बनाया है और एक्चुअली स्ट्रट्स है क्या। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डेवलपर की। इसका डेवलपर है कौन एक्चुअली, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। क्रेग आर मैक्लानहन नाम का एक बंदा जो हमारे सर्वलेट एंड जेएसपी के एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता था, उसने ही इस स्ट्रट्स को बनाया है। एंड वो जो क्रेग मैक्लानहन, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर नाम दिया है क्रेग मैक्लानहन। आप मे बी आपका बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बोलने का, लेकिन क्रेग मैक्लानहन उसका एक्चुअल नेम है। ठीक है, एंड उसका थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री भी निकाला है। तो ये है वो बंदा जिसने स्ट्रट्स 2 को बनाया है, यानी स्ट्रट्स का पूरा अपाचे फाउंडेशन का नींव रखने वाला, स्ट्रट्स का नींव रखने वाला यही बंदा है। ठीक है, अ प्रोग्रामर एंड ओरिजिनल ऑथर ऑफ द अपाचे स्ट्रट्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन। ही वाज अ पार्ट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप दैट डिफाइंड द सर्वलेट 2.2, 2.3 एंड जेएसपी 1.1, 1.2 specifications. He is also the architect of Tomcat Servlet and Container Catalina. अब बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। ज़्यादातर लोग जितने भी बेसिक टाइप के हम एप्लीकेशन बनाते हैं हम टॉमकैट पे ही बनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किसने बनाया है। तो उसका जन्म, उसका मतलब डेवलप करने वाला ये बंदा है जो जिनका जन्म हुआ था 1953 में। फिलहाल मुझे इनके बारे में बात नहीं करना है, मुझे बात करना है स्ट्रट्स के बारे में, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। सो क्रेग मैक्लानहन एक मेन फाउंडेशन रखने वाले स्ट्रट्स के ये हैं। एंड ये सर्वलेट 2.3 एंड 1.1 जेएसपी के साथ जो एक्सपर्ट ग्रुप जिसने बनाया है जेएसपी को, उसके साथ भी ये काम कर चुके हैं। उसी में से एक बंदे हैं। एंड टॉमकैट का भी इसने ही, टॉमकैट सर्वर जो हम यूज करते हैं एज अ कंटेनर, उसको भी इसने ही बनाया है। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रट्स। सबसे पहली चीज, स्ट्रट्स होता क्या है। अभी हम डेली लाइफ में हमें पता है कि एक चीज होता है टेक्नोलॉजी, एक होता है फ्रेमवर्क। स्ट्रट्स एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारा कंट्रोलर एंड व्यू पार्ट को डिजाइन करने के लिए, आर्किटेक्ट करने के लिए यूज होता है। डिजाइन करने के लिए क्या होता है, डिजाइन मतलब जितने भी नेसेसरी काम होते हैं, जो भी हम व्यू के साथ काम करते हैं, यानी यूजर को शो करते हैं एंड साथ साथ यूजर से इन्फॉर्मेशन लेके मैं कंट्रोलर को देता हूं, वो सारे काम करने वाला है स्ट्रट्स। यानी एंटिटी, यानी हमारा डेटाबेस से काम छोड़ के बाकी सारे काम ये खुद हैंडल करने वाला है। तो जो डेवलपर होगा सिर्फ उसको ध्यान देना पड़ेगा खाली डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क है एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क है। टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर टेक्नोलॉजी होता क्या है अगर हम बात करें तो जावा जो है, जावा खुद एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं। सेटअप जिसका होता है, हम एक एक स्टेप करके उसे इंस्टॉल करते हैं, फिर वो एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म होता है, जबकि फ्रेमवर्क सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए सम बिल्ट इन क्लासेस होते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के हों या फिर हमारे
खुद जावा टेक्नोलॉजी का हो, यानी जावा का हो, ओरेकल का हो, और या फिर चाहे किसी और पार्टी का हो सकता है, जैसे यहाँ पे अपाचे का है। ये जो स्ट्रट्स यूज करने वाले हो, ये अपाचे फाउंडेशन के थ्रू हमें मिला है यूज करने के लिए। एंड व्हाट इज में अगर हम और ध्यान दें तो हमारा स्ट्रट्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी डेवलपर को फोर्स करता है एमयूसी पैटर्न यानी एमयूसी डिजाइन के ऊपर काम करने के लिए फोर्स करता है हमें। तो ये फ्रेमवर्क एमयूसी फ्रेमवर्क है क्या? हम लोगों ने सबने सुना है कि आर्किटेक्चर एक तरह का आर्किटेक्चर होता है। फ्रेमवर्क जनरली हमारे जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जावा के, सब एमयूसी पे ही काम करते हैं। तो उसी तरह से स्ट्रट्स भी हमारा एमयूसी पे काम करता है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल वो होता है जो डेटाबेस के साथ काम करने वाला है, डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशन करने वाला है। व्यू एंड कंट्रोलर जो होता है वो यूजर एंड उसके बीच में कंट्रोलर जो यहाँ से वहाँ मैसेज को ट्रांसफर करता है। व्यू एंड कंट्रोलर को हैंडल करने वाला हमारा स्ट्रट्स 2 है। अभी तक हम लोगों ने हाइबरनेट ऑलरेडी पढ़ा है। तो मतलब हाइबरनेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे जो डेटाबेस के साथ काम करने वाला है, डेटाबेस का ऑपरेशन करने वाला है, जबकि स्ट्रट्स जो होता है हमारा व्यू एंड कंट्रोलर के साथ काम करने वाला है। ये दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली मेन पर्पज जो था स्ट्रट्स बनाने का वो हमारा वेब एप्लीकेशन के लिए था। वेब एप्लीकेशन यानी इंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो वेब लाइक हमारे बड़े एप्लीकेशन होते हैं इंटरप्राइज, लाइक बैंकिंग एप्लीकेशन हुए, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होता है। क्योंकि हम बनाने का तो जेएसपी स्लट में भी बना सकते हैं, बट उतना रिलायबल नहीं होता है वो जितना हम स्ट्रट्स से दे सकते हैं। एंड जितना हार्डवर्क मुझे उसमें करना पड़ेगा उतना हार्डवर्क मुझे इसमें नहीं करना पड़ेगा। एंड रन टाइम में अगर मुझे चेंजेस करना है तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्मल जेएसपी स्लट के थ्रू बनाता हूं। तो अगर मैं उसे डायनामिक एक अच्छा सा कंटेंट बनाना चाहूँ, मैं रन टाइम में जब चाहूँ उसका जीयूआई चेंज कर सकूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता किसके थ्रू, सर्टेन जेएसपी के थ्रू ओनली। तो वो हम स्ट्रट्स फ्रेमवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो इन द सेंस ये जो स्ट्रट्स है वो एक ऐसा डिजाइन पैटर्न, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो मुझे हेल्प करता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे फोर्स करता है एमयूसी पैटर्न पे काम करने के लिए। कौन? हमारा स्ट्रट्स। स्ट्रट्स सबसे पहले जब रिलीज हुआ था, एक्चुअली जब बनना शुरू हुआ था तो 2000 में बनना शुरू हुआ था। इतना जल्दी इसको फेम मिला क्योंकि बहुत ही यूजफुल था। तो डे बाय डे इसको फेम मिलता गया और ये डेली लाइफ का अब एक रिक्वायरमेंट हो गया है कि जनरली हम वेबसाइट्स बनाते हैं, लाइक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्ट्रट्स पे ही बनाते हैं, हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो ये जो था हमारा कंट्रोलर एंड व्यू के लिए काम करने वाला एक फ्रेमवर्क है। जबकि हाइबरनेट जो हम पढ़ रहे थे वो एंटिटी यानी हमारा डेटाबेस के साथ काम करने वाला एक टूल था, एक फ्रेमवर्क था, जहाँ पे जिसको बनाने वाला कौन था? गेविन किंग ने था। एंड व्हाट एल्स? ओके, अभी जैसे बताया कि वाई क्यों मुझे चाहिए स्ट्रट्स 2। मैंने बताया कि मैं काम करना चाहूँ तो स्ट्रट्स हमारा सर्वलेट एंड जेएसपी के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उन सब का सोल्यूशन यही है कि हम स्ट्रट्स के बेस पे काम करें। तो प्रॉब्लम किस तरह के आ सकते हैं? अभी हम बात करें जीयूआई की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रन टाइम में अगर मुझे आज मेरा टाइटल ये है, कल लोगो वो है, आज मेरा अभी आपने आईसीआईसीआई बैंकिंग का देखा तो डे बाय डे उनका एक जीयूआई चेंज होता रहता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का देखो एंटरप्राइज एप्लीकेशन का, तो उनका हर 5 महीने में 6 महीने में उनका जीयूआई चेंज होता रहता है, पूरा का पूरा वो चेंज कर देते हैं। अगर उस तरह का आपको वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनाना है तो आप डायरेक्ट सर्वलेट एंड जेएसपी के थ्रू बनाने जाओगे तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करके आप बनाने जाओगे तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपको हेल्प मिलती है, मतलब वो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो खुद बनाया मिल जाता है और आप उसके ऊपर से जो मेन चीजें होती हैं उस पर आप ध्यान देते हो। लाइक लॉजिक हुआ, डेटाबेस के रिलेटेड जो लॉजिकल हुआ यानी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं वो। ठीक है, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, वो तो हम एक एक करके देखते भी रहेंगे क्या क्या बेनिफिट है। एंड जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि आगे मैं डिस्कस करूंगा एडवांटेज के बारे में। ठीक है, और किस लेयर पे ये काम करता है मैंने अभी बताया कि वो हमारा व्यू एंड कंट्रोलर पे काम करता है। चलो अब हम बात करते हैं एमवीसी की बात करते हैं, और ये हमारे क्रैग मैक्लानहन। ठीक है, अभी मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है? अगर आप स्ट्रट्स पे काम करने जा रहे हो तो वो ऑफकोर्स फोर्स करता है मुझे एमवीसी पे काम करने के लिए। आपको पता तो होना चाहिए कि एमवीसी होता क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम यानी मॉडल की, वी फिर कंट्रोलर, वन बाय वन करके। तो सबसे पहली चीज मॉडल यानी क्या, हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो सब मॉडल करने वाला है। तब इसमें 4 पार्ट्स है। अब अगर बात करें हम MVC के, तो उसमें भी वर्जन्स आए हैं 1 और 2 करके। जो सेकंड वर्जन है कुछ इस तरह का उसका आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मॉडल को ही 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ एक क्लास होता था बिजनेस, हमारा बीन क्लास, उसी के साथ हम उसी में हम लॉजिक भी बनाते थे, उसके साथ ही हम सारे काम करते थे। लेकिन अब जो है डिवाइडेड हो चुका है मॉडल पार्ट, जो वर्जन 2 है, तो उसमें सर्विसेज अलग के लिए, DAO अलग के लिए, बिजनेस क्लास अलग से, इस तरह की चीजें हैं। सो 3 लेयर्स एक्चुअली बन चुके हैं मॉडल के अंदर ओनली। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है वो सब प्रोवाइड करने वाला कौन है, ग्लासफिश सर्वर हुआ, जेबोस हुआ, इस तरह के जो सर्विसेज होते क्या है एक्चुअली अगर देखा जाए तो सर्विसेज वो होता है जिसे एक डेवलपर बनाता है और दूसरा डेवलपर यूज करता है। सर्विसेज जनरली वही होता है। या फिर आप बोल सकते हो एक क्लाइंट बनाता है, दूसरा क्लाइंट यूज करता है, एंड उस क्लाइंट का प्रोग्राम तीसरा कोई यूज करता है। इन द सेंस इनडायरेक्टली क्लाइंट यूज करता है, डायरेक्ट हमारा कोई जनरल जो यूजर्स होते हैं वो उसे डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, तो वो हमारे सर्विसेज होते हैं जनरली। ठीक है, जैसे हम ग्लासफिश सर्वर की बात करते हैं तो क्या इसे डायरेक्ट क्लाइंट यूज कर रहा है, लाइक आम जनता जैसे बोल सकते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट यूज करती है, नहीं यूज करती है। उसे यूज करने वाले डेवलपर्स होते हैं, जो इसका ओनर होता है वेबसाइट्स का, एप्लीकेशन का, वो यूज करते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, रोल बैक, कमिट, ये सारी चीजें होती है, तो हम देखेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जो कॉमन ऑपरेशन होते हैं, CRUD ऑपरेशन, वो हमारा DAO के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। मॉडल का ही पार्ट है ये भी एक, लाइक इंसर्ट करना डेटाबेस के अंदर, अपडेट करना, डिलीट करना, ये कॉमन ऑपरेशन है। आप किसी भी एप्लीकेशन को उठा लो, उसमें ये 3-4 ऑपरेशन तो आपको करना ही है, तो ये कॉमन ऑपरेशन होता है। इसके अलावा जो आप डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करते हो, लाइक कोई बिजनेस वाले लॉजिकल चीजें बनाते हो जो आपका काम करने वाला है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेटाबेस से डेटा उठाते हो, आप उसका परसेंटेज निकालते हो। लाइक मैं अज्यूम करता हूँ बैंकिंग का डेटाबेस है, बैंकिंग का डेटाबेस से आप जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको उठाते हो, उसके साथ परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज ऐड कर देते हो। लाइक आपका डिपॉजिट है तो आप हर महीने उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐड होते जाता है सेविंग अकाउंट में। तो क्या है, जो परसेंटेज फाइंड आउट करने वाला क्या है, वो एक लॉजिक लेयर है। तो यहाँ पे बिजनेस लेयर बोला जाता है, बिजनेस लेयर, उसको हैंडल करने वाला प्रोग्रामर होता है। कौन सा बिजनेस लेयर लगाना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर, एंड उसके ओनर के ऊपर, जो किस टाइप का बिजनेस लेयर बनाना चाहता है, क्या लॉजिक लगाना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 फ्रेमवर्क यूज करते हैं, हाइबरनेट एंड स्ट्रट्स दोनों, तो हमें और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बिजनेस पे ही काम करना होगा। हाइबरनेट यानी हमारा डेटाबेस इंसर्शन, ऑपरेशन, डिलीशन का सब ध्यान देने वाला हाइबरनेट हो जाता है, एंड व्यू एंड कंट्रोलर पे ध्यान देने वाला हमारा स्ट्रट्स हो जाता है। ये फ्रेमवर्क हेल्प करने वाला है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस लेयर पे ओनली, बिजनेस क्लास में ओनली, जो कि मॉडल पार्ट में अवेलेबल होता है, यानी डेवलपर को सिर्फ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जनरली हम अगर बात करें फ्रेमवर्क की, तो हम अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो तो आप JDBC के साथ काम कर सकते हो, एंड अगर आप फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो तो हाइब्रिड भी यूज कर सकते हो, मतलब डेटाबेस ऑपरेशन के लिए। एंड बीन क्लास तो हमारा जनरली रहता ही है, एंटिटी बीन्स हम यूज कर सकते हैं। EJB एंटिटी बीन्स भी एक फ्रेमवर्क नहीं बोल सकते, ये भी एक जावा के थ्रू ही प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी है जिसे हम यूज करते हैं, बट वर्क करता है सेम एज फ्रेमवर्क। लेकिन अब रेयर केस में यूज होता है, ज्यादातर लोग JPA यानी जावा परसिस्टेंट API के लिए जाता है, या फिर हाइब्रिड के लिए जाता है, इन दोनों के लिए लोग जाते हैं। एंटिटी बीन्स भी आप यूज कर सकते हो, जो काम JDBC नहीं कर सकता वो एंटिटी बीन्स करता है, एंड एंटिटी बीन्स जो नहीं कर सकता वो JPA करता है, JPA जो नहीं कर सकता हाइबरनेट कर सकता है। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन है हाइबरनेट, और इसके अलावा आपको डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, JDBC की बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं JDBC के थ्रू जो हम एंटिटी बीन्स के लिए जा रहे हैं। JDBC की जो क्वेरीज होती है वो डेटाबेस डिपेंडेंट क्वेरी होती है। डेटाबेस डिपेंडेंट मतलब कि हम जो क्वेरी लिखते हैं या तो MySQL के लिए लिखेंगे, या फिर हम Oracle के लिए लिखेंगे, या फिर हम किसी SQL सर्वर के लिए लिखेंगे। ये कोई ऐसी क्वेरी नहीं है कि मैं लिखूं एक बार वो सब के सब डेटाबेस पे रन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये EJB एंड हमारा JPA एंड हाइब्रिड के थ्रू ये पॉसिबल है।
ठीक है। बट EJB में प्रॉब्लम क्या है कि वो विदाउट सर्वर रन नहीं होता है, लेकिन हाइबरनेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे भी चलता है एंड साथ साथ हमारा सर्वर एप्लीकेशन पे यानी वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हाइब्रिड अगर आप यूज करते हो तो ये भी एक तरह का बेनिफिट है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम हाइब्रिड यूज करते हैं। तो मैंने हाइब्रिड के जब लेक्चर्स बना रहा होता हूँ तो उसमें मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो आप हाइब्रिड की वीडियोस भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब चलते हैं व्यू पार्ट में। अभी तक जो हम मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, विदाउट स्टड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी स्टड्स का हमने कुछ यूज नहीं किया है। जनरल मॉडल व्यू कंट्रोलर कुछ तरह से होता है, ये है एक आर्किटेक्चर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो कैटेगरी मैंने बना है कुछ इस तरह का होता है। व्यू में भी हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक व्यू पार्ट होता है, एक वैलिडेशन होता है, एक डिजाइन होता है। ये 3 काम करने वाले हम जनरल यूज हम यही करते हैं व्यू में। तो जो व्यू पार्ट होता है वो HTML हो सकता है, XHTML हो सकता है एंड JSP हो सकता है। ये 3 चीज हम यूज कर सकते हैं यूजर को अपना डेटा शो करने के लिए, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर यूजर को रिस्पॉन्स देने के लिए हम ये 3 चीज यूज कर सकते हैं। जबकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है वो मुझे जावास्क्रिप्ट jQuery या फिर AngularJS भी आजकल बहुत फेमस है, तो आप AngularJS भी यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबका बाप जावास्क्रिप्ट ही है जो मेन है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो, लेकिन आप AngularJS भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि हाइबरनेट एंड स्टड्स एक फ्रेमवर्क है, jQuery भी उसी तरह का एक फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प करता है, जो बना हुआ है जावास्क्रिप्ट से ही। जैसे हाइबरनेट एंड हमारा स्टड्स बना हुआ जावा से ही है, लेकिन हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हेल्प करता है। सेम चीज jQuery भी मुझे और भी इजीली हम यूज कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में है, कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा इजी है jQuery। अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। एंड इवन मैं भी jQuery ही यूज करता हूँ। एंड वैलिडेशन में तो हम जनरली यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग पार्ट में हम क्या यूज करते हैं, जो सबसे बड़ा डिजाइनिंग पार्ट का वे है वो है हमारा CSS3 जो करंट चल रहा है वर्जन। एंड बूटस्ट्रैप एक नया फ्रेमवर्क है जो CSS के लिए काम करता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। साथ साथ jQuery भी यूज करते हैं डिजाइनिंग पार्ट में। मुझे कुछ रन टाइम मतलब मुझे कुछ डायनामिक कंटेंट्स बनाना, डायनामिक इन द सेंस जो मूविंग कंटेंट्स रहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना हुआ, तो मैं यूज करता हूँ jQuery। ये भी एक बेटर ऑप्शन है अगर आपको डिजाइन पैटर्न जब आप बनाते हो तो इन तीनों का यूज करके आप एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये डिजाइन के लिए, वैलिडेशन के लिए, व्यू के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर अगर मैं बात करूं MVC जो पूरा MVC की बात कर रहा हूँ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए भी होता है एंड एंटरप्राइज यानी वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो वेब एप्लीकेशन के लिए है। मैं पूरा स्टड्स पढ़ने वाला हूँ वेब एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे भी हमें सीखना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं उसमें से 1 2 3 वीडियो ऐसे मतलब कुछ वीडियो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे बनाऊंगा सो दैट आपको वो भी समझ में आ जाए। तो सी कंट्रोलर अभी मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर में क्या होता है जनरली, वेब स्टैंड अलोन 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टैंड अलोन कंट्रोलर बनाओगे या फिर हमारा वेब एप्लीकेशन का कंट्रोलर बनाओगे। अगर आप वेब एप्लीकेशन का कंट्रोलर बनाने जा रहे हो तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ऑप्शन होते हैं, लाइक साउलेट हो सकते हैं, JSP हो सकते हैं या फिर GSTL यानी हमारे टैग लाइब्रेरीज हो सकते हैं। यही 2-3 ऑप्शन होते हैं। जो मेन ऑप्शन है वो हमारा साउलेट एंड JSP है। तो यहाँ पे साउलेट जो वर्क करता है एज अ कंट्रोलर काम करता है, लेकिन साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप JSP भी यूज कर सकते हो एज अ कंट्रोलर। क्योंकि मैं तो जनरली JSP ही यूज करता हूँ, मुझे साउलेट पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ज्यादा काम नहीं करता, तो मैं JSP को भी एज अ कंट्रोलर आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड साथ साथ GSTL भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मेन कंट्रोलर का काम होता है वो सिर्फ रिक्वेस्ट को यूजर से लेता है एंड वापस यूजर को रिस्पांस देता है, वो हमारा कंट्रोलर का काम होता है। कंट्रोलर यानी सिर्फ एक मीडिएटर है, काम करने वाला कंटेनर होता है हमारा, लाइक हमारा एप्लीकेशन कंटेनर होने वाला है, रिस्पांस करने वाला वो है, लेकिन बीच से वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है यूजर से, वो दे देता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर ऑपरेशन करता है, प्रेजेंट करता है, तो वो जो कंट्रोलर के थ्रू होके आता है, ठीक है। तो कंट्रोलर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इन तीनों जो मैंने मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर बनाया है, इसमें स्टड्स का यूज कहाँ पे है, जो सेकंड लेयर है व्यू एंड जो थर्ड लेयर है कंट्रोलर, इन दोनों लेयर्स पे हम काम करने वाले हैं स्टड्स के लिए, ठीक है।
यानी स्टड्स पढ़ना है तो हमें इन दोनों पे काम करना है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम भी मुझे इसी ऐसी जगह पे भी आता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मुझे इसमें ही आते हैं कि मुझे डिजाइन का इश्यू रहता है, मुझे कंट्रोलर का इश्यू रहता है। तो ये जो स्टड्स फ्रेमवर्क है वो मुझे फोर्स करता है एमवीसी को फॉलो करने के लिए, एमवीसी आर्किटेक्चर के लिए। एंड इससे बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते हैं। एंड आई होप ये एमवीसी का पार्ट आपको समझ में आया होगा। एंड अब मैं चलता हूँ आगे। ओके, ट्रेडिशनल जेएसपी सर्ट वेब एप्लीकेशंस, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब हमारा ट्रेडिशनल यानी हमारा जावा का जो टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट, जेएसपी विद जेएसटीएल, उसके साथ हम काम करते आए हैं। लाइक मैंने जेएसपी का, सर्वलेट का ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना लिया है, बना के और मतलब रखा है। अगर आपको वो नहीं पता है तो पहले वो देखो। तो जब आप सर्वलेट एंड जेएसपी पे काम करते हो तो उस पर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सर्वलेट में कि अगर आप जहाँ पे आप कंट्रोलर यानी लॉजिक लिख रहे हो, आप कुछ अपने एज अ कंट्रोलर जिसे यूज कर रहे हो, वहीं पे अगर आपको एक छोटा सा मैसेजेस भी प्रिंट करना है तो आपको एक बड़ी सी लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है out.println डबल कोट्स के अंदर h1 माई स्ट्रिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक ओल्ड ट्रेडिशनल है कि मतलब हम चाहें तो ये यूज कर सकते हैं, बट ये एक हार्ड वे होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे है मुझे यूज करने का। एंड ये सेपरेशन प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब कंट्रोलर एंड व्यू के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम स्टड्स यूज करते हैं तो मुझे इन दोनों के बीच में कंप्लीटली सेपरेट होता है, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि व्यू हमारा अलग है एंड कंट्रोलर हमारा अलग है। आप सर्वलेट को सर्वलेट में जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम हो जाता है जेएसपी के थ्रू, जावा सर्वर पेजेस के थ्रू हो जाता है, बट कंप्लीटली नहीं हो पाता है। अगर आप एचटीएमएल एंड हमारा साथ साथ यूज करते हो जेएसपी यानी जावा का कोडिंग, तो भी ये एक प्रोसेस जो होता है कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जहाँ पे हम एचटीएमएल करते हैं, जहाँ पे हम जेएसपी कर रहे हैं, दोनों एक साथ करते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बेटर है सर्वलेट से। आपको अगर यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एचटीएमएल और अदर कोड विथ एम्बेडेड जावा कोड, स्क्रिप्टलेट्स हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है। स्क्रिप्टलेट्स वगैरह क्या है? कंपाइल टू सर्वलेट व्हेन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, एग्जांपल h1 out.println। अभी हम जो चीज सर्वलेट में थोड़ा एक लाइन खाली मैसेज प्रिंट करने के लिए बड़ा लिखना पड़ता था, वो सारी चीजें मुझे यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे टैग्स मिल जाते हैं जावा के, जिसका यूज करके हम बहुत शॉर्ट में कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जेएसपी एंड विथ जेएसटीएल, तो आप जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन बात तो एक ही हो कि आप जेएसपी में ही काम कर रहे हो, सेपरेटली इसको जेएसटीएल को यूज नहीं कर सकते, आपको जेएसपी यूज करना ही पड़ता है। एंड देयर आर टैग्स फॉर इटरेशन यूजिंग जावा बीन्स, प्रिंटिंग एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीजें हैं जेएसटीएल में। जेएसटीएल का लेक्चर ऑलरेडी मैंने लिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो क्या है जेएसपी भी सर्वलेट भी। तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं स्टड्स के थ्रू, एक एक करके। ठीक है, जनरली अभी तक का जो पार्ट था हम इसी तीनों पे काम करते आए हैं। अब हमारा जो सर्वलेट हमारा स्टड्स जिस पे हम काम करने वाले हैं उसमें हम यूज करेंगे जेएसपी का ही एक मतलब प्लेटफॉर्म जेएसपी ही रहेगा, बट उसमें मॉडिफाई थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कंट्रोलर को हम जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है एक एक करके। तो फिलहाल अभी इतना समझ लो कि जनरली हम ये यूज करते हैं, ये तीनों जो यहाँ पे दिखा है, मैंने लिखा है। एंड व्हाट एल्स, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टड्स की, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं मुझे यूज करने का। स्टड्स 1x की बात करते हैं, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले चीज सर्वर साइड वैलिडेशन। क्या होता है सर्वर साइड वैलिडेशन? वैलिडेशन जो सर्वर साइड में होता है वो यूजर से जो इनपुट्स मिलते हैं, लाइक मैं यूजर नेम पासवर्ड की बात करता हूं, क्या यूजर नेम पासवर्ड क्लाइंट साइड स्टोर होता है या फिर किसी पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर होता है? ऑफकोर्स सर्वर पे ही स्टोर होता है। तो जो वैलिडेशन आप करने वाले यूजर नेम पासवर्ड को सर्वर से जाके रिटर्न आता है, तो इस तरह का जो वैलिडेशन करने वाले हम सर्वर साइड वो प्रोवाइड करता है फीचर हमारा स्टड्स 1x। इवन आप लॉजिक बनाना चाहो तो सर्वलेट एंड जेएसपी के थ्रू ही बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें और भी आपको हेल्प मिलता है, वो कैसे मिलता है वो तो हम आगे देखेंगे, बट जो फीचर है कुछ इस तरह का है, सर्वर साइड वैलिडेशन। देन I18 क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन, सुना होगा शायद आपने कभी, जेएसपी में भी पढ़ा होगा। I18 एंड लोकलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं I10N, तो ये सारी चीजें भी हम करने वाले हैं। 1x के अंदर प्रोवाइड किया गया है। फॉर्म बैकअप सपोर्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही लगता है
कि फॉर्म बैकअप सपोर्ट। ये क्या है फॉर्म बैकअप सपोर्ट? आपने फॉर्म भरते हुए देखा होगा कि आप जब फॉर्म में कुछ एरर रहता है तो अगर आप सबमिट कर देते हो, लाइक आप फॉर्म बनाते हो, सपोज मैं किसी गवर्नमेंट साइट की बात करता हूँ जिसपे कम से कम 10 से 15 टेक्स्ट फील्ड्स रहते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें जब आप फॉर्म फिल करते हो और आप सबमिट करते हो, किसी एक एरर की वजह से आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाए जो आपने फिल किया था, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप ऑफकोर्स वो छोड़ के चले जाने वाले, आप फिर से फिल करने वाले नहीं हो। तो जो फील्ड है डेटा वो ना जाए, जो एरर डेटा है वो चला जाए, तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है जो प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रट्स फॉर्म बैकअप सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर साइट्स में आप ऐसे ही मिलते हैं कि आपको फॉर्म बैकअप रहता ही है, आप सबमिट करोगे, जो एरर रहेगा सिर्फ उसको इंडिकेट करेगा, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फॉर्म बैकअप सपोर्ट भी हम स्ट्रट्स के थ्रू करने वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी हम स्ट्रट्स के साथ काम करने वाले हैं। मॉड्यूलराइजेशन एंड सेपरेशन, हर एक चीज एक मॉड्यूल के बेस पे होना है, काम करने वाले हैं जो कि सेपरेट रहेगा, एक एमसी पैटर्न के बेस पे करने वाले हैं, तो एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है। एंड मल्टी बटन मल्टी एक्शन कंट्रोलर, अभी तक हम लोग सर्वोटेन जेएसपी के थ्रू जो भी हम करते हैं तो एक बार में एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एक सबमिट बटन पे ही हम क्लिक कर सकते हैं और एक कंट्रोलर पे ही जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मल्टी एक्शन कंट्रोलर भी बना सकते हो, वो कैसे हम आगे देखेंगे। टाइल सपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है स्ट्रट्स का। टाइल सपोर्ट क्या होता है? हमारा ये डिजाइनिंग के पार्ट में काम आता है टाइल्स का सपोर्ट। जो हम टाइल्स की बात कर रहे हैं, हमें लुक एंड फील एंड जीयूआई यानी हमारा डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है टाइल्स सपोर्ट के बेस पे हम उसे रन टाइम में डायनामिकली जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड प्लगइन सपोर्ट क्या होता है? प्लगइन की बात करें तो आप किसी अदर फ्रेमवर्क को भी यूज कर सकते हो स्ट्रट्स के साथ, लाइक हाइब्रिड फ्रेमवर्क हो या फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो, वो सारे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्मल बेनिफिट्स है अगर देखा जाए फीचर्स। अगर 2x की बात करें, जो स्ट्रट्स 1x एंड 2x दो अलग अलग है, तो 2x में हम लोग क्या करते हैं, ऑल फीचर्स ऑफ 1x, जो कुछ 1x में था वो सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं 2x में। उसके साथ साथ कुछ नए फीचर्स लाइक एजाक्स सपोर्ट। एजाक्स क्या होता है? आपने वेबसाइट्स ऐसे बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पे हमारा पेज बिना लोड हुए अंदर का कंटेंट रिफ्रेश हो जाता है, वो हमारा एजाक्स का सपोर्ट भी हम यूज कर सकते हैं इसमें स्ट्रट्स 2x के अंदर। स्ट्रट्स 2x के अंदर यूज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे एनोटेशन सपोर्ट। ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फीचर है। अभी तक हम जब तक भी काम करते हैं सब XML के साथ काम करते हुए आए हैं, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन अब फ्यूचर में जहां तक मुझे उम्मीद है XML की जगह लेने वाला है एनोटेशंस एक बेटर ऑप्शन है काम करने के लिए। वो कैसे होगा वो तो मैं जब प्रोग्राम करूंगा, उसे एनोटेशन पार्ट में आऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे करना है। इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं खाली अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पूल्ड MVC, ये भी एक फीचर है कि मुझे कुछ ऑब्जेक्ट लाइक मुझे फॉर्म से जो डेटा होता है उसमें हमें request.get पैरामीटर करना पड़ता है, तब मैं डेटा को फेच कर पाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है पूल्ड MVC। इस बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन OGNL पढ़ेंगे हम। ये जो सारे फीचर्स हैं एक एक करके हम सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फीचर्स हैं हमारे स्ट्रट्स के जो हम आगे देखने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो बात करें तो ये सारी चीजों के लिए जो भी मैंने इसके पहले डिस्कस किया वो सब के लिए टैग प्रोवाइड किया गया है स्ट्रट्स में, जैसे फॉर्म टैग सपोर्ट, फिर IETNN का टैग है, फिर लॉजिकल टैग सपोर्ट, फिर टाइल्स का टैग सपोर्ट है। वो सारी चीजें टैग के थ्रू हम करने वाले हैं एक एक करके। एंड कंट्रोलर साइड में देखें, ये तो हमारा व्यू साइड के लिए था, जैसे मैंने बताया कुछ व्यू साइड एंड कंट्रोल साइड दोनों हम हैंडल करने वाले हैं स्ट्रट्स के थ्रू। तो वो जो हम हैंडल करने वाले हैं उसमें कुछ इस बेस पे करने वाले हैं, फॉर्म के बेस पे यानी टैग सपोर्ट के थ्रू हम हैंडल करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कंट्रोलर पार्ट की। कंट्रोलर पार्ट पे हम देखते हैं मल्टी एक्शन क्लास, जैसे मैंने बोला कि एक साथ मल्टीपल एक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी बटन सपोर्ट, मल्टी फॉर्म कंट्रोलर, एक्सेप्शन हैंडलर, प्लगइन सपोर्ट, प्री हैंडलर सपोर्ट यानी सिक्योरिटी, किसी भी चीज में इंटर होने से पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो आप प्री हैंडलर भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं स्ट्रट्स में। एंड आई होप इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। एंड
और लास्ट में अगर फाइनली हम समरी देखें, सो व्हाई इज स्ट्रट्स सो यूजफुल, स्ट्रट्स यूजफुल है क्यों इतना, तो इतनी सारी चीजें मैंने जो अभी तक बताया इससे ही आपको समझ में आ गया है कि कितना यूजफुल है, वो कितना बेनिफिशियल है। तो मुझे इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल, फिर भी स्ट्रक्चरल सेपरेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक। सबसे पहला जो हम आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए, वो कम्प्लीटली सेपरेट होगा एक दूसरे से, सेपरेशन प्रोवाइड करता है। इजी सेपरेशन ऑफ डेवलपमेंट टास्क लाइक वेब डिजाइन, डेटाबेस, यानी हमारा लाइक मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, इनको तीनों एक कम्प्लीटली अलग बनने वाले हैं। तो मुझे कंप्लीट सेपरेशन मिलता है जिससे मैं एक ही बार में कोई चीज को देख के बता सकूं कि कंट्रोलर कौन सा है, व्यू कौन सा है एंड हमारा मॉडल कौन सा है। अदरवाइज अगर आप एक ही जगह बनाने जा रहे हो तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप उसे समझ नहीं पाते हो। आप चाहिए तो जेएसपी के अंदर पूरी कोडिंग कर सकते हो, लाइक मॉडल का भी, व्यू का, कंट्रोलर का एक साथ कर सकते हो। पेज बड़ा होएगा पहली चीज, साथ साथ आपको समझने में इश्यू होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सर्च करना है तो आप दिन भर नहीं, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है आप अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो। तो वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। स्ट्रट्स प्रोवाइड्स अ कंट्रोलर दैट मैनेजेस द कंट्रोल फ्लो। कंट्रोलर प्रोवाइड करता है स्ट्रट्स, हमारा जो जनरल हमारा कंट्रोल फ्लो, जो जिसके लिए हम सर्वर बनाते हैं, उन सबको मैनेज करने वाला हमारा स्ट्रट्स का एक क्लास है, सर्वर क्लास जो प्रोवाइड करने वाला है। वो हम देखेंगे कैसे। चेंजेस इन द फ्लो कैन बी डन इन struct.config.xml। जैसे हम लोगों ने देखा है अभी तक web high फोल्डर के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता था, XML फाइल। सेम चीज स्ट्रट्स का भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसे हम बनाएंगे। स्ट्रट्स के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सब struts-config.xml के अंदर रहने वाला है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन तो कॉमन फीचर भी है, अगर आप देखो जाओ तो UPS का भी है, तो वही कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ पे भी है, बट कैसे है वो तो मैं आगे बताऊंगा। इजी लोकलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, मैंने जैसे बात किया I10N की बात की जो मैंने, सेम चीज अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन से, लाइक किसी कंट्री में, जैसे अभी इंडिया में है तो इंडिया के करेंसीज को दिखाना चाहिए, अमेरिका में है तो डॉलर की करेंसीज दिखानी चाहिए। इस तरह का जो होता है इंटरनेशनलाइजेशन, वो सब पॉसिबल है किसके थ्रू, हमारा I10N यानी इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड जावा टेक्नोलॉजीज, जेएसपी, सर्वलेट एंड जावा बेस। हाँ, बड़ी बात यह है कि आपको इसमें कुछ अलग ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, वही क्लास, वही जेएसपी, वही सर्वलेट मिलने वाला है, आपको कुछ अलग नहीं रहेगा। बट ये सुनने में भले आपको फ्रेमवर्क बड़ा बड़ा ऐसा लगता है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बड़ा है, इसका डिजाइन पैटर्न बड़ा है, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है जेएसपी एंड सर्वलेट का। तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, कुछ भी टेंशन लेने जैसा नहीं है। जेएसपी एंड सर्वलेट का ही यूज करने वाले हैं, कंट्रोलर को हम एज ए सर्वलेट यूज करने वाले हैं। बीन क्लास हमारा नॉर्मल क्लास रहने वाला है, जो अभी तक हम लोगों ने हाइब्रिड में बार बार बीन क्लास यूज करते आए हैं, वही क्लासेस रहने वाले हैं जिसके अंदर गेटर एंड सेटर मेथड्स रहने वाले हैं, वही सारी चीजें रहने वाली हैं। 10 यूजर नेम ऑन ऑल काइंड्स ऑफ जेएसपी सर्वलेट कंटेनर्स, ओके ठीक है। बाकी व्यू पेज के लिए हम जेएसपी भी यूज करने वाले हैं, कंट्रोलर के लिए भी हम जेएसपी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा ये ओपन सोर्स है, अफोर्डेबल है, नो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कंपनीज, किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं, मतलब है एक अपाचे से है, बट वो फ्रीली आपको प्रोवाइड करती है आपको यूज करने के लिए। आपको इसके लिए टेंशन जरूरत नहीं है यूज करने के लिए कि आपको बाय करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। रोबस्टनेस एंड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कंपनीज, ये किसी मैंने ऑलरेडी बताया है, किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं है, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्रेमवर्क का जार फाइल्स को डाउनलोड करो, इंक्लूड करो एंड यूज करो। ओपन सोर्स प्रोडक्ट विथ ग्रोइंग डेवलपर कम्युनिटी, और ये जो स्टार्ट है अभी भी इसके ऊपर काम चलते ही रहते हैं, डे बाय डे इस पे काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट 2x जो करंट वर्जन, मतलब जो वर्जन चल रहे हैं उसके अलावा आगे नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा भी नए फीचर्स इसमें ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जब 1x आया था तो इसमें कुछ इश्यूज थे जो 2x में सॉल्व किए गए। अब जो 2x का इश्यू है वो ऑफकोर्स आगे के वर्जन में हो सकता है वो सॉल्व हो जाए, ऑफकोर्स होगा ही, क्योंकि ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है, इस पे लोग लाइक भी करते हैं, मतलब ज्यादा यूज होने वाला एक फ्रेमवर्क है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है व्यू एंड कंट्रोलर के लिए। एंड जैसे हाइब्रिड यूज होने वाला एक फ्रेमवर्क है सबसे ज्यादा डेटाबेस के लिए, उसी तरह से हम स्ट्रट्स को भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड शायद इसमें कुछ और बचा नहीं मुझे बताने के लिए, आपको एटलीस्ट ओवरव्यू समझ में आ गया रहेगा कि ये है क्या, इसमें और कुछ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड
हाँ, स्ट्रट्स 2 की बात करें अगर, तो अगर आपने शायद सुना हो वेबवर्क नाम का एक फ्रेमवर्क, जो जो सेम स्ट्रट्स के जैसे ही था, बट वो इस तरह से मतलब इतना पावरफुल नहीं था जितना स्ट्रट्स है। तो बाद में हुआ क्या कि जो नया वर्जन आया हमारा फ्रेमवर्क का यानी स्ट्रट्स 2 का, वो वेबवर्क यानी ओपन सिम्फनी का एक प्रोजेक्ट वेबवर्क था, जो भी एक फ्रेमवर्क है। जैसे हमारा अपाचे का एक प्रोजेक्ट है स्ट्रट्स, वैसे ही ओपन सिम्फनी का एक हमारा हमारा प्रोजेक्ट था वेबवर्क। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी वेबवर्क एंड स्ट्रट्स को मिला के स्ट्रट्स 2 बनाया गया है, ठीक है। सो एक्चुअली दोनों स्टार्ट हुए थे साथ में ही, वेबवर्क एंड हमारा स्ट्रट्स दोनों एक साथ ही काम करना शुरू किए थे, बट एक साथ बाद में किसी प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते कि हमारा जो वेबवर्क था वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगा, बट उसमें क्या था कि वो कम्प्लीटली एमवीसी को फोर्स नहीं करता था, मतलब काम करता था सेम चीज का, वो भी टाइल सपोर्ट, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है जो स्ट्रट्स 1 में है वो सारी चीजों को यूज करता था। तो कुछ जो डिफरेंस था वेबवर्क एंड स्ट्रट्स में, वो दोनों को मिला के स्ट्रट्स 2 को बनाया एक नया फीचर्स के साथ, जो कि अब ओपन सिम्फनी एंड हमारे अपाचे सर्वर दोनों मिल के काम करते हैं स्ट्रट्स 2 के ऊपर, ठीक है। एंड स्ट्रट्स का मेन जो डेवलपर है, जो ऑथर है, जो बोल सकते हैं माई बाप है, वो है क्रेग मैक्लानहन, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, इसमें और कुछ बताने जैसा शायद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, समरी भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, दैट्स ऑल। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम एक पर्टिकुलर एक ग्राफ बनाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या कंटेंट हमें लगने वाले हैं, किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक एक करके। सो आपको और भी इजी हो जाएगा, तब हम बात करेंगे, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना एक एक करके। एंड जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो सब्सक्राइबर्स बन जाओ, क्योंकि आगे की वीडियोज मैं जो अपलोड करूँगा एक साथ अपलोड नहीं करने वाला हूँ, एक एक वीडियोज में अपलोड करने वाला हूँ, मैं जैसे जैसे बनाते जाता हूँ अपलोड करते जाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट आपको मैसेजेस जाते रहें, आपको मेल पे मिलते रहें। जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो मेरे वीडियोज को और वहाँ से सीख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लाइक करो एंड लोगों को शेयर करो, सो दैट और भी लोग इसे सीख सके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।